न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता है। आपको बता दें कि आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लापता है। पाक से भारत ने यह मामला उठाया और कुछ दिन पहले शीर्ष अधिकारी का पीछा भी किया गया था। इस्लामाबाद में अधिकारियों का पीछा किया था और अब ये खबर कि पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी जो हैं वो लापता हो चुके हैं और सुबह से ही भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लापता है। और हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए नुपुर, इस पूरे मामले को लेकर भारत ने पाकिस्तान से ये मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे के बाद से ही भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता हैं। बताया जा रहा है कि वो एक ही गाड़ी से रवाना हुए थे किसी काम से इंडियन हाई कमीशन से, लेकिन जहां उन्हें पहुंचना था वहां वो नहीं पहुंच पाए और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं, करीब 3.5 घंटे बीत चुके हैं। तो ऐसे में लगातार इस मामले को लेकर इंडियन हाई कमीशन जो है वो पाकिस्तान सरकार से संपर्क में है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तक कोई जिस पे जवाब नहीं आया है, लेकिन आपको याद दिला दें कि 31 मई के बाद से ही लगातार भारतीय राजनयिकों को हरास किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जासूसी कांड सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान के 2 राजनयिक जासूसी करते रंगे हाथों पकड़े गए थे और उनको देश निकालने के लिए कह दिया गया था, उनके ड्राइवर को भी वापस भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद माना जा रहा था कि इंडियन डिप्लोमेट्स को न सिर्फ वहां पर परेशान किया जा रहा, लेकिन इस तरह का टिट फॉर टैट एक्शन की भी आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान भी ऐसी हरकत कर सकता है। तो फिलहाल जो दोनों भारतीय अधिकारी आज लापता हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर पाकिस्तान सरकार से भारत ने ये मुद्दा उठाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जल्द इस पे कुछ जानकारी मिल सकती है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने ये मामला कब उठाया गया और अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिल पाई, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस पे अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय यानी मोफा के साथ भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन इस मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से फिलहाल मना कर दिया है। लेकिन इसी बीच हमारे जो सोर्सेज इंडियन हाई कमीशन में है उनका ये कहना है कि लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी। उनके दोनों के पास फोन भी थे, जो एक्टिव फोन थे वो भी आउट ऑफ रीच जा रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो एक चिंता का विषय जरूर है। एक शॉकिंग खबर है कि कैसे पाकिस्तान में 2 भारतीय जो अधिकारी हैं वो इस तरह से लापता हो जाते हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान जैसे जो एक होस्टाइल कंट्री है, हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि किस तरह के वीडियो सामने आए थे जहां पे चार्ज डी अफेयर्स अहलुवालिया जो कि इस वक्त उच्चायुक्त के स्तर पर ही वहां पर काम कर रहे हैं, उनको पीछा किया जाता रहा मोटरसाइकिल पे। उनके घर के बाहर भी तैनाती बढ़ा दी गई थी और उनकी हर हरकत पर हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक होस्टाइल कंट्री है, एक दुश्मन देश है, जहां पर भारतीय अधिकारी बड़ी मुश्किल हालात में वहां पे आते हैं। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना होगा इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि लगातार इस मामले पर जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान के साथ संपर्क में है। बिल्कुल। साथ ही फोन के अलावा क्या अभी तक किसी तरह के कोई सबूत मिल पाए? आखिरी बार कहां पर जो उनकी कनेक्शन थी वो कहां पे पाई गई, लोकेशन वगैरह, इस तरह के कोई सबूत? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी सब कहना, क्योंकि देखिए ये बहुत सीरियस गंभीर मामला है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से अगर अधिकारी लापता होते हैं तो उनके परिवारजन जो यहाँ पर हैं वो भी परेशान होंगे। इसलिए अभी तक आइडेंटिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, किस स्तर के अधिकारी हैं ये भी अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर एक गंभीर मामला है और इस पर अगर हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान सहयोग करेगा। साथ ही शैलेंद्र जी, एक वीडियो भी हमारे चैनल पे चल रहा है, न्यूज 18 पे चल रहा है, जहां पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है उनका पीछा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है लाल घेरे में। ये वीडियोस सामने आए थे, ये करीब हफ्ता 10 दिन पुराने वीडियोस हैं, जहां पर इंडियन हाई कमिश्नर जो कि इस वक्त CDA है वहां पे गौरव अहलुवालिया, उनका पीछा किया जाता रहा। ISI के गुंडे उनका पीछा कर रहे थे मोटरसाइकिल पे। और ये भी बताया गया कि इंडियन हाई कमिश्नर जो वहां पर अभी हैं वो उनके घर के बाहर तैनाती कर दी गई थी, गाड़ियां मौजूद थी ताकि जब भी वो घर से बाहर निकले उनको पीछा किया जा सके कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हैरेसमेंट की लगातार ये बात सामने आ रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर
शुक्रवार को ही भारत कुल मिला के अभी जांच जारी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में कोरोना के हालात पर मंथन किया जा रहा है। अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने सभी के लिए टेस्टिंग की मांग की है। तो अहम बैठक अभी चल रही है कोरोना को लेकर के। देश की राजधानी दिल्ली में अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में ये बैठक की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने सभी के लिए टेस्टिंग की मांग इस बैठक में उठाई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के तहत, कोरोना के चलते, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले और दिल्ली की बात कर ले या फिर अहमदाबाद की बात कर ले, किस तरह से हालात जो है बिगड़ते हुए जा रहे हैं। जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर के मंथन चल रहा है। और संवाददाता विनीत हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, अब तक की बैठक से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज निश्चित तौर पर नुपुर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समन्वय के साथ ही काम करना चाहती है और इसी को लेकर के यह बैठक में हो रही है। जैसा कि कल हमने देखा, कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की थी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी और टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो बढ़ाने की बात की थी। साफ तौर पर यह कहा था कि आने वाले 1-2 दिन में ही आंकड़ों को, टेस्टिंग के फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर इसे 3 गुना करने की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने कल देखा, कोरोना के खिलाफ जंग में 4 अफसरों को, IAS अफसरों का ट्रांसफर जो है वो दिल्ली में किया गया है ताकि बेहतर तरीके से कोरोना के साथ निपटा जाए। और इसी को लेकर के आज सभी पार्टियों के नेताओं के साथ आज बैठक हो रही है। लगातार हालातों पे चर्चा की जा रही है, समीक्षा की जा रही है और आगे क्या कुछ किया जा सकता है उस पे भी बातचीत चल रही है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब राज्यसभा के रण की बात कर लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनका लोकतंत्र के प्रति जो सम्मान वो करते हैं और उसके चलते हुए जिस प्रकार का कृत्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से चुन कर आई हुई सरकार को अस्थिर करते हुए वहां पर जिस प्रकार से उनने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, उनका ये प्रयत्न, उनकी ये साजिश राजस्थान में सफल ना हो पाए, इसीलिए सभी विधायकों के से चर्चा विमर्श कर उनकी सहमति से अधिकांश सब सहमत इस चीज के लिए थे कि हमको अपने क्षेत्रों से कहीं सुरक्षित हम रहें ताकि हमको रोज रोज का इस प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े। और इन सभी उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि सब एकत्र होकर और यहाँ पर कुछ बौद्धिक और कुछ विचार मंथन करते हुए हम चुनाव तक सब एकत्र रहें। और उसी के तहत मुझे खुशी है कि पिछले 4 दिनों से सभी विधायकों के साथ हम सब एक परिवार के रूप में सुबह से शाम तक की गतिविधियों और समय का पूरा सदुपयोग करते हुए कोविड की इस महामारी से निजात पाने के लिए उनके क्षेत्रों में, प्रदेश में उनके विकास कार्य संबंधित और साथ ही साथ आने वाले दिनों में राज्य के विकास के लिए हमारी रूपरेखा, हमारा रोड मैप, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, इस विषयों पर सतत विचार व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय का और ज्यादा सदुपयोग करते हुए कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के मूल मंत्र और कांग्रेस का इस देश के भविष्य के बारे में दृष्टिकोण, आज देश पे आई हुई आर्थिक संकट, प्रदेश में आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों को लेकर कोशिश यह है कि एक एक प्रमुख वक्ता
सेमिनार के रूप में हम सभी विधायकों को और हम सभी वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी दें, ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। और मुझे खुशी है कि सब एक परिवार के रूप में एकत्रित होकर रह रहे हैं, मिल रहे हैं। खुशी है, आनंद है। ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक मौका हम सबको मिला है एक दूसरे को जानने का, समझने का और बेहतर जानने का। और आने वाले समय में इन 7 दिनों का नतीजा ना ही सिर्फ हमारी एकता में और मजबूती, लेकिन विचारों में भी समग्र एकता का एक दृष्टिकोण का लाभ हमको मिलेगा। भाजपा जहाँ एविडेंस मांग रही है खलीफ के मामले में, खबरें हैं कि आपके आलाकमान एविडेंस भेजे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी। निश्चित रूप से देखिए, जो शिकायत हमारे विधायक दल के हमारे जो चीफ व्हिप साहब की तरफ से जो शिकायतें हो गई, स्वाभाविक है कि वो कुछ आधार पर की गई हैं और उसके ऊपर में जांच पड़ताल शुरू है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फिर जाहिर रूप से हम घोषित कर सकेंगे। देखिए, कोई भी चीज अभी कहना ना ही उचित है और मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा कुछ होता कांग्रेस के नेता ने, ये प्रयत्न मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात होगी तो उजागर होगा, अभी नहीं तो 19 के बाद में इसको जाहिर रूप से लोगों के सामने मैं नहीं समझता। सर, जो कांग्रेस जैसे विधायकों को तोड़ने की जो आप लोग आरोप लगा रहे हो निर्दलियों को, ये केवल राज्यसभा चुनाव के लिए है कि आगे भी आप लोगों का आशंका है कि सरकार को स्थिर किया जा सकता है? देखिए, मैं एक आपको निश्चित रूप से बता दूं कि कांग्रेस दल के जो विधायक हैं और साथ में हमारे जो स्वतंत्र और हमारे सहयोगी दल और विधायक जो इस समय समर्थन कर रहे हैं, ये वैचारिक रूप से कांग्रेस की विचारधारा पर भी अपना विश्वास रखते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। और यहाँ पर विधायक दल में जो एकता है वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सर, रमेश मीणा जी नहीं आए अभी तक? रमेश मीणा जी के अपने व्यक्तिगत कुछ कारण है, उसका राजनीति या राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। संपर्क में है, उनके साथ कम्युनिकेशन बराबर चालू है और इस राज्यसभा चुनाव में उनने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वो राज्यसभा चुनाव या कांग्रेस पार्टी के किसी भी आदेश का पूरा पालन करेंगे। किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ कारणों से वो अपने स्वयं कुछ काम में व्यस्त हैं और कुछ काम के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं। लेकिन जहाँ तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है या पार्टी के अनुशासन का सवाल है या पार्टी के कार्यक्रमों का सवाल है, वो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ में। सर, भाजपा के विधायकों से बात निश्चित रूप से उनने ऑल इंडिया स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और AICC उनके संपर्क में है और उन्हें अपना समर्थन जाहिर किया है। सर, रमेश मीणा जी से जुड़ा सवाल है। सर, आपने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ रहे, तो ऐसे कई विधायक है जो यहाँ आए हैं थोड़ी देर के लिए फिर चले गए काम करना। राजेश पायलट की जो पुण्यतिथि पे वो कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं आता। क्या इतना बड़ा व्यक्तिगत कारण? नहीं, ये ऑलरेडी मैं स्वयं, मेरी जानकारी में भी है और जो हमारे निरीक्षक हैं उनसे भी उनकी बात हुई है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं और ना ही इस बात पे कोई विवाद करने की आवश्यकता है। भरत सिंह जी ने सर आपको पत्र लिखा है, एक भरत सिंह जी ने पत्र लिखा है। भरत सिंह जी ने पत्र जो लिखा है, अगर आप देखेंगे तो वो एक स्वाभाविक और एक पॉजिटिविटी के साथ में, सुझाव के साथ उन्होंने पत्र लिखा है। और स्वाभाविक है कि हर विधायक या पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता इस चीज की अपेक्षा करता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर राज्यसभा में यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, वो राज्य का और इस क्षेत्र का भी ध्यान आगे भी इसी गंभीरता से करें। इस चीज के लिए उनने अपने पत्र में अपनी भावना व्यक्त की है। उनके इस पत्र का हम स्वागत करते हैं। लोकसभा की परिस्थितियां, उनके सुझाव का तो स्वागत है और एकता लोकसभा के चुनाव में भी पूर्ण एकता थी, उस चीज को मैं
यहाँ दोहराऊंगा कि पार्टी के कार्यकर्ता में, संगठन में और हमारी सरकार के बीच में पूरी मजबूती थी। और जीत का और हार का कारण राजनीतिक और अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी की एकता का उसमें कहीं पे कोई प्रश्न नहीं। 13 निर्दलीय विधायक और जो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक यहाँ आपके कार्यक्रम में है, तो यहाँ इतने दिन रहने का फायदा 19 तारीख बाद उनको मिलेगा? निश्चित रूप से ये सभी विधायक तो वैसे भी जिस प्रकार से आप जानते हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी की कार्य करने की नीति और कार्य करने की प्रणाली ना ही सिर्फ स्वतंत्र चुन के आए हुए विधायकों के या उनके साथ में, लेकिन अगर लोक सेवा और लोक कल्याण से संबंधित अगर कोई विपक्ष का भी प्रतिनिधि आता है तो आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं कि एक सही लोक सेवक के रूप में उनकी भूमिका होती है, और अगर वो लोक सेवा और लोक कल्याण के लिए अगर कोई नीति या कोई सुझाव है तो उनका वो स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये उनकी ये कार्यशैली जो है ये हर एक जनप्रतिनिधि के लिए एक दिशा, एक पॉजिटिव दिशा निर्देश करती है। सर, कुल उपस्थिति कितने एमएलए? देखिए, कांग्रेस का 200 की इस विधानसभा की जो संख्या है उसमें कांग्रेस को 125 विधायकों का समर्थन है। यहाँ पर उपस्थित अगर आप सब लोग देखें तो 125 विधायकों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास और अपना यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए अपनी सहकारिता दी है, अपनी स्वीकार्यता दी है। जैसे आपने कहा कि अभी आज भी यहाँ पर 188 के आसपास विधायक हैं जो यहाँ पर आए हैं और जा सकते हैं। कुछ विधायक जो अस्वस्थ हैं या अपने स्वास्थ्य के कारणों से यहाँ नहीं आ पाए, वो भी रोज संपर्क में हैं और उनको जो भी अगर कोई उनके सुझाव हैं तो वो अपना सतत संपर्क में रहकर इसका सूचित कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है। कोरोना से दुनिया जूझ रही है, मुल्क जूझ रहा है और राजस्थान जूझ रहा है। एक पार्टी होटल में बाड़ेबंदी कर रही है, दूसरी पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है। क्या मैसेज जा रहा है जनता के लिए? जहां तक के राजस्थान में राजस्थान की सरकार से संबंधित या कोरोना के से लड़ाई करने की बात है, मैं समझता हूं कि आज ना ही सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है हम सब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से कोरोना के इस महामारी का, इस आफत का सामना हमारे प्रशासन और हमारे जितने भी अधिकारी और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण ने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता के साथ में और जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है, उसकी मिसाल आज पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों ने भी मान्य की है। तो आपने देखा कि अविनाश पांडे ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर बीजेपी ऐसा कर रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी मीडिया से रूबरू होते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर उन्होंने कहा एसओजी को कोई बयान नहीं दिया, हमने एसओजी और एसीबी में शिकायत भी भेज दी है, अब आगे का काम उनका है। नहीं, अभी तक बयान नहीं दिया। अभी तक उनका फोन आया था, मैंने कहा मैं अभी इधर हूँ, कल फोन आया था मैं इधर व्यस्त हूँ, आज कल में 1-2 दिन में मैं जाऊंगा बयान देने। लेकिन आप जानते हैं कि जांच जब होती है तो बयान बताए नहीं जाते, उससे जांच प्रभावित होती है, तरह तरह की बातें। सर, कुछ सबूत दिए कहना ये सारी बातें एक बार मेरे बयान हो जाए, उसके बाद में कितनी बातें बताने लायक है, कितनी छुपाने लायक है, उसके बारे में ये फैसला होगा। मैं किसी भी तरीके से मैं क्या कोई भी जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता। एसओजी जांच मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। ये पूछ रहा था, प्रताप सिंह जी भी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, आपको सुन रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा था, ऐसा कौन सा गेम बीजेपी ने शुरू कर दिया, ऐसे कौन से पासे डाल दिए कि कांग्रेस को तमाम विधायकों को एक साथ रखना पड़ा? मैं सोचता हूँ कुछ भी नहीं है, केवल इनका आपस का अंतर कलेश है। इसके कारण से जान रहे हैं कि कहीं पार्टी टूट नहीं जाए, इसको संभाल करके जो नाराज हैं उनको पंपोल करके उनको विश्वास में लेके झूठे आश्वासन दे करके किसी भी तरह से गाड़ी को पार करने का मंशा है। इस कारण से 10 तारीख से लोगों को रोक रखा है। चलिए, अंतर कलह किस तरह की है प्रताप सिंह जी?
गुलाब जी कह रहे हैं ये मनमुटाव है, आपसी मतभेद है, अंतर्कलह है और उस अंतर्कलह को दूर करने के लिए एक साथ तमाम विधायकों को रखा गया है। चलिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टियों को ये अपना अधिकार है कि अपने विधायकों को एक जगह इकट्ठा करे, गेट टुगेदर करे। यदि कोई मन में बात है तो उस बात पे खुल के बातचीत हो। ऐसी कोई नाराजगी एक भी विधायक की आई हो अखबार में तो आप मुझे बता दीजिए, कोई बोला हो। इसके जो आपस में ये डेमोक्रेसी, इसमें इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चौथा उम्मीदवार खड़ा किया तो चौथा उम्मीदवार खड़ा करने के बाद स्थितियां बदल गई। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि हमारे पास ये जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो भी आएगा, हम निर्दलीय भी लेकर आएंगे। यदि हमने कैंप किया है तो कैंप तो हमने किया, इसमें बीजेपी को दर्द नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो पुण्य का काम किया, 22 विधायक तोड़कर ले गए, पूरा देश ने देखा किस तरह से वहां तोड़फोड़ हुई। चुनी हुई एक सरकार, कमलनाथ की सरकार चली गई। गुजरात में पैसे के दम पर विधायकों को तोड़कर ले गए। यदि राजस्थान की सरकार, जिसको जनता का आशीर्वाद है, जिसको चुना राजस्थान की जनता तो आपको सर डर था कि मध्य प्रदेश गुजरात जैसी स्थिति ना हो, इसलिए पहले ही सेफ साइड लेकर चले आप, ऐसा कुछ? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति पूरे देश में चल रही है, आप जानते हैं कि इस वक्त पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। बीजेपी का एक नेता नहीं बोलता पेट्रोल डीजल की रेट के लिए। जनता मर रही है, मजदूर पैदल चल रहा है। एक ही काम रह गया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराओ, गुजरात में कांग्रेस के लोगों को तोड़ो, राजस्थान में सरकार गिराओ। हम तो खुद ही कह रहे हैं सरकार गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। गुलाब जी से भी मेरी बात हो रही थी सर, वो कह रहे हैं अनियमितता की शिकायत महेश जोशी ने की, उनसे बातचीत भी की एसओजी ने। किस तरह की अनियमितता, अगर किसी विधायक से बातचीत हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप लोग कह रहे हैं, तो बताएं किस विधायक से बात की है बीजेपी ने? ये महेश जी बताएंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो एसओजी को बताएंगे, वो आपके चैनल को तो ना बताएंगे, तो गैर कानूनी काम हो जाएगा। और आप चिंता मत कीजिए, वक्त पर वो एसओजी को, महेश जोशी जी ने यदि कोई शिकायत दर्ज कराई है, मुख्य सचेतक है, सीनियर लीडर है, खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर ये सब बात कही है, इसमें बीजेपी को नाराज नहीं होना चाहिए। कैंप हमारा हो रहा है, एमएलए हमारे इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं। अब ये खुद कह रहे हैं हम भी कैंप करेंगे, खुद भी हमें ही फॉलो कर रहे हैं और ऊपर से सांप लौट रहे हैं। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राज्यसभा के रण के बीच खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 8 जून को महेश जोशी ने बीजेपी पर किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाया। 9 जून को देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है, अगले दिन बुलाने का फैसला हुआ, बैठक को अगले दिन बुलाने का फैसला हुआ, माफ कीजिएगा। और 10 जून की बात करें तो कांग्रेस विधायक सीएम निवास पहुंचते हैं। शिवविलास होटल शिफ्ट किए गए विधायक 10 जून को महेश जोशी ने एसीबी को चिट्ठी लिख करके शिकायत की, तो वहीं 10 जून को विधायकों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। और 10 जून को सीएम गहलोत ने मीडिया से भी बात की। साथ ही इसी दिन सीएम ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और सीएम ने आरोप लगाया कि अरबों रुपया हवाला से जयपुर पहुंचा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों को 25 से 35 करोड़ का ऑफर देने की भी चर्चा है। साथ ही 11 जून की मैं बात करूं तो केसी वेणुगोपाल होटल पहुंचते हैं, वरिष्ठ नेताओं से अहम चर्चा करते हैं। और 12 जून यानी कि अगले दिन की हम बात कर ले तो एसीबी ने जांच शुरू की। 12 जून को ही सीएम ने एसओजी से जांच करवाने का ऐलान किया था। 12 जून को महेश जोशी ने एसओजी को चिट्ठी लिखी। और अब आगे की कड़ी की हम बात करें, 13 जून को एसओजी ने जांच शुरू कर दी। एएसपी करण शर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो वही 14 जून को एसओजी ने महेश जोशी से मामले की और जानकारी मांगी और 13 निर्दलीय विधायक सीएम अशोक गहलोत से मिलते हैं। उसके बाद में 15 जून की हम बात करें तो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक सीएम से मिलते हैं। तो राज्यसभा के रण की अब तक की पिक्चर की क्या क्या हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने पोखरण के शिवपुरा कच्ची बस्ती में घर घर जाकर के जनसंपर्क किया और केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर संचालित की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क सहित अन्य विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ अर्जित करने का आह्वान किया।
आज मोदी जी ने 1 साल दूसरे कार्यकाल का संपूर्ण हुआ। इस संबंध में लेके आज शिवपुरा कच्ची बस्ती गए, वहाँ पत्रिकाएं पैम्फलेट बांटे और 1 साल का जो कार्यकाल है उस संबंध में योजनाओं, विकास की योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी और 1 साल के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए उस संबंध में भी आम जन को जानकारी दी और मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए भी सबको जागरूक किया। टोंक देवली नेशनल हाईवे पर बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में घाड़ पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल शंकर लाल यादव की मौत हुई, तो वहीं कांस्टेबल रतिराम गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे इलाज के लिए जयपुर भेजा गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं और घटना स्थल का जायजा लिया। दोनों कांस्टेबल सड़क जाम हटाने के लिए गए थे। इसी दौरान हुए हादसे में शंकरलाल की मौत हुई। फिलहाल हेड कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया है। कांस्टेबल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने 1 दशक से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बूंदी के धीरपुर गांव का रहने वाला धनराज पांचाल बताया जा रहा है, जो कि 11 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। आरोपी पहले से कई आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में भी वांछित है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। और चलिए बात बूंदी की, जहां पर स्थानीय प्रशासन ने बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा। इसी क्रम में पुलिस ने NH 52 पर चेक पोस्ट बनाया, जहां से गुजरने वाले वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। हालांकि कई बजरी माफिया पुलिस को चकमा देकर बजरी से भरे हुए वाहन लेकर फरार हो रहे हैं। अवैध बजरी से भरे वाहनों को पुलिस रुकवा रही है, लेकिन बजरी माफिया ट्रेलर सहित फरार होने में माहिर हुए। हिंडोली में नेशनल हाईवे पर ऐसी घटना सामने आने के बाद पुलिस ने अवैध बजरी से भरे वाहन का पीछा कर उसे बूंदी बाईपास के पास जाकर जब्त किया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करके मामले की सूचना परिवहन विभाग को दी है। चलिए बढ़ते आगे। कोटा के सुल्तानपुर चना खरीद केंद्रों में अनाज के उठाव नहीं होने से परेशान किसानों ने स्टेट हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन से 15 मिनट तक यातायात बाधित रहता है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने स्टेट हाईवे पर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का यह कहना था कि खरीदे गए माल का उठाव नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियां हुई है। अनलॉक 1 में 18 से 30 जून तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, जो कि अब तक अधर में थी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने का इंतजार था, वह इंतजार अब खत्म हो रहा है। सोमवार को कोटा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों को वितरित किए गए। कोटा शहर के मल्टीपर्पज स्कूल से हो रहे प्रश्न पत्र के वितरण का हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने जायजा लिया और माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी से खास बातचीत की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 18 से 30 जून तक होगी और कोविड-19 के बीच ये परीक्षा आयोजित होगी, जो मार्च में और अप्रैल में पूरी हो जानी थी परीक्षा। लेकिन कोविड-19 के चलते परीक्षा में जिस तरह की रुकावट आई, उसको अब सरकार ने अनलॉक 01 के तहत शुरू किया है। आज कोटा में भी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हैं उनका वितरण शुरू हो रहा है। 10वीं 12वीं की परीक्षा 18 जून से होनी है और 30 जून तक चलेगी। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, ये परीक्षा के जो स्टोर रूम है, यहाँ से आज प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू हो रहा है। परीक्षा के लिए हमने 38 सेंटर बढ़ाकर अब 170 सेंटर कर दिए हैं और 800 शिक्षक को अलग व्यवस्था की है और दूरी बनाए हुए बच्चों को बैठाया जाएगा और उनकी स्कैनिंग करवाई जाएगी, उनके मास्क की व्यवस्था की जाएगी। दूर दूर बैठा करके इस परीक्षा में हम पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। पेपर संबंधित थानों पर पहुंचा रहे हैं। केंद्राधीक्षक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक थानों पर उपस्थित रहेंगे, अपनी कस्टडी में पेपर लेंगे, परीक्षा के दिन वहां से पेपर निकालेंगे और आधा घंटे पूर्व थाने से पेपर ले जाकर समय पर परीक्षा कराएंगे। जिस तरह से कोविड-19 की ये परीक्षा है, उससे भी उन्हें गुजरना पड़ेगा
और मैं प्रश्न पत्र फिर यहाँ पर दिखा देता हूँ टीवी स्क्रीन पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये आज जो बड़ा इंतज़ार था, यहाँ से आज प्रश्न पत्र अब परीक्षा सेंटरों के लिए पहले थानों में जाएंगे, फिर वहाँ से केंद्राधीक्षक वगैरह जो भी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है वो वहाँ से जब परीक्षा शुरू होगी तो उसके आधे घंटे पहले इनको थानों से लेकर परीक्षा केंद्रों पर जाया जाएगा। 32 उपकेंद्र अतिरिक्त बनाए हैं, 170 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है। कोटा से न्यूज 18 के लिए अर्जुन अरविंद। दौसा में भी कोरोना के चलते स्थगित हुए माध्यमिक बोर्ड के आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। परीक्षा 18 से 30 जून को एक ही पारी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। जिले के रामकरण जोशी स्कूल से प्रश्न पत्रों को दौसा जिले के विभिन्न थानों में भिजवाया गया ताकि परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक घनश्याम मीणा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है और परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को 1 घंटे पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर बुलाया जाएगा ताकि परीक्षार्थियों को सैनिटाइज किया जा सके। कोरोना ने जहां एक तरफ लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं तो वहीं अब शादी में पहने जाने वाले ड्रेस के ट्रेंड में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब दूल्हा दुल्हन भी अपनी ड्रेस मैचिंग के आधार पर खरीद रहे हैं। अभी शादी का सीजन जोरों पर है, दुकानों में भी मैचिंग कपड़ों की भरमार है। दुकानदार भी साफे शेरवानी के साथ मैचिंग के मास्क दुकान में रख रहे हैं ताकि मांग को पूरी की जा सके। शादी के इस बदलते ट्रेंड का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी अब अलग अलग जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी आकर्षित लोगों को कर रहे हैं। जब शादियों की बात कर ले तो वहाँ पर भी अलग सा जो ट्रेंड है वो चल चुका है। शेरवानी चाहे साफों की बात कर लें और चाहे दुल्हन की ड्रेस की बात कर लें, सभी जो ड्रेसेज हैं अब उन मैचिंग के हिसाब से तैयार की जा रही है और दुकानदार उसी हिसाब से तैयार कर रहा है क्योंकि कोरोना जिस संक्रमण से भी बचाव हो सके। मैं अपना कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दे। आप देख सकते हैं कि ये जो साफे हैं उनके साथ ही जो मास्क है वो लगा रखे हैं, उनके मैचिंग के जो मास्क है वो यहाँ पर लगा रखे हैं ताकि जो यहाँ से अगर कोई दूल्हा आता है वो अपनी ड्रेस यहाँ पर तैयार करवाता है तो उसी तरीके से तैयार यहाँ पर हो। आप देख सकते हैं कि एक दूल्हा भी हमारे साथ में है, उनकी शादी होने वाली है और उसकी ड्रेसअप को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो साफा पहन रखा है और मास्क भी लगा रखा है क्योंकि इनको पता है कि कोरोना जैसा संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद में इस तरह की जो मुहिम है वो जरूरी है। दुकानदार हैं वो भी कुछ देर के लिए राहत भरी सांस यहाँ पर लिए क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं वो खुली है, उसके बाद में थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर राहत ली है। लेकिन ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में हम खुद इनसे बात कर लेते हैं। ओनर हमारे पास में है संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, अभी किस तरह का ट्रेंड चल रहा है क्योंकि दुल्हन के साथ में जो दूल्हे हैं उनकी जो ड्रेसेज हैं उनको बराबर मैच करने की जो ज़रूरत है वो सामने आ रही है। नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगभग 2-2.5 महीने से हम लोग कोविड-19 से अपनी जो लड़ाई से जूझ रहे हैं, तो उस एवज में हमारे सिस्टम में भी जब हमने ये काम स्टार्ट किया है तो हमारे भी कुछ बदलाव हुए हैं। हमें ध्यान है कि कोविड-19 के साथ अब हमें रहना है, इसके साथ में हमें चलना है। साथ साथ में हमने ये अपने जो संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, ब्याह शादी और भी प्रोग्राम में करने होंगे। ठीक है, इतनी भीड़भाड़ तो नहीं होगी लेकिन कम लोगों में चीज़ें होंगी, इसलिए हमारी संस्था ने। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखते रहिए। राजस्थान में रन की 360 डिग्री की रिपोर्ट। विधायकों की बाड़बंदी, तोड़फोड़ का डर के चलते ड्रामा या वोटिंग में ड्रामे का डर। गिनती बचे गिनती बढ़े, दोनों की है आफत। ऊंचे सदन के लिए नीची है सियासत।